नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज का मतलब है ऐसे एसेट्स, मटेरियल्स या कैपेबिलिटीज़ जो हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। इन्हें हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज और मैनमेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो तत्व जो हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं। ये रिसोर्सेज हमारे जीवन को बनाए रखने, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समर्थन देने और इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को हम कई प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं जो समय के साथ साथ प्राकृतिक रूप से रिप्लेनिश हो सकते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं: सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोमास और जियोथर्मल एनर्जी। ये सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। आइए हम इन नेचुरल रिसोर्सेज का सम्मान करें और उन्हें सुरक्षित रखें। धन्यवाद। हम बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। ये वो रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं और जिन्हें प्राकृतिक रूप से रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता। इनमें फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स और न्यूक्लियर फ्यूल्स शामिल हैं। ये रिसोर्सेज फाइनाइट हैं, मतलब कि जब ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो ये इजीली रिप्लेस नहीं हो सकते। हम मैनमेड रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। ये वो रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमंस द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मेडिकल इक्विपमेंट और एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, डैम्स और रिजर्वॉयर्स शामिल हैं। टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस शामिल हैं। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में कार्स, अप्लायंसेस और मशीनरी शामिल हैं। मेडिकल इक्विपमेंट में हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक्स के लिए डिवाइस शामिल हैं। ये मैनमेड रिसोर्सेज हमारे जीवन को आसान बनाने में मदद करते हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि इनका उपयोग सस्टेनेबल हो और हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। अब हम बात करेंगे एनर्जी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ के बारे में। इनमें पावर प्लांट्स और रिफाइनरीज शामिल हैं। पावर प्लांट्स बिजली जनरेट करते हैं और रिफाइनरीज क्रूड ऑयल को यूजेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती हैं। अब हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। लैंड रिसोर्सेज में फिजिकल, बायोटिक, एनवायरनमेंटल, इंफ्रास्ट्रक्चरल और सोशियो इकोनॉमिक कंपोनेंट्स शामिल हैं। ये रिसोर्सेज ह्यूमन सिविलाइजेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं। लैंड रिसोर्स एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है, लैंड की डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन लैंड की क्वांटिटी सेम रहती है। हमें लैंड को प्रिजर्व करना है और उसका मैनेजमेंट सीखना है। कुछ इंपॉर्टेंट लैंड रिसोर्सेज हैं। 1. एग्रीकल्चरल लैंड। ये लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज होती है, जिसमें क्रॉप कल्टिवेशन, लाइव स्टॉक ग्रेजिंग और फार्मिंग एक्टिविटीज़ शामिल हैं। 2. फॉरेस्ट्स। फॉरेस्टेड लैंड टिम्बर, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोवाइड करता है। 3. वाटर बॉडीज। लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स और अदर वाटर बॉडीज फ्रेश वाटर सप्लाई करते हैं और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं। 4. अर्बन एरियाज। अर्बन लैंड हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज होती है। 5. वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। नेचुरल लैंडस्केप्स और इकोसिस्टम्स प्लांट और एनिमल स्पीशीज के हैबिटेट्स प्रोवाइड करते हैं। 6. मिनरल रिसोर्सेज। लैंड में वैल्यूएबल मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, मेटल्स और मिनरल्स। हम लैंड रिसोर्सेज के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। 1. टोपोग्राफी। टोपोग्राफी लैंड सरफेस के फिजिकल फीचर्स को दर्शाता है, जिसमें एलिवेशन, स्लोप और रिलीफ शामिल हैं। 2. सॉइल क्वालिटी। सॉइल क्वालिटी लैंड रिसोर्सेज का एक क्रिटिकल फीचर है जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और अदर फॉर्म्स ऑफ लैंड बेस्ड प्रोडक्शन के लिए सूटेबिलिटी को डिटरमिन करता है। अब हम क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। क्लाइमेट लैंड यूज पैटर्न्स को अफेक्ट करता है, जिसमें क्रॉप कल्टिवेशन, प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग शामिल हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। 1. नेचुरल वेजिटेशन। लैंड पर नेचुरली प्रेजेंट वेजिटेशन लैंड यूज और कंजर्वेशन को इम्पैक्ट करती है। 2. वाटर रिसोर्सेज। वाटर बॉडीज जैसे रिवर्स, लेक्स और एक्विफर्स के एक्सेस से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ह्यूमन कंजम्पशन में मदद मिलती है। 3. लैंड ओनरशिप और टेन्योर। लैंड ओनरशिप और टेन्योर सिस्टम्स लैंड यूज, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट को डिक्टेट करते हैं। 4. लैंड यूज प्लानिंग और जोनिंग। लोकल गवर्नमेंट्स लैंड यूज प्लान्स और जोनिंग रेगुलेशंस बनाते हैं ताकि लैंड का उपयोग कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल हो। 5. इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, ब्रिजेस, यूटिलिटीज और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लैंड डेवलपमेंट और एक्सेसिबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। 6. लैंड प्रोडक्टिविटी। लैंड प्रोडक्टिविटी लैंड की कैपेसिटी को दर्शाता है जो इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करता है या इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करता है। 7. इकोलॉजिकल और एनवायरनमेंटल कंसिडरेशंस। लैंड रिसोर्सेज इकोलॉजिकल और एनवायरनमेंटल वैल्यूज भी रखते हैं, जैसे नेचुरल हैबिटेट्स की प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी की प्रिजर्वेशन और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट।
8. कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। कुछ लैंड रिसोर्सेज कल्चरल या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स, सेक्रेड ग्राउंड्स या हेरिटेज लैंडस्केप्स। 9. लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन। लैंड रिसोर्सेज की डिग्रेडेशन एक सिग्निफिकेंट कंसर्न है, जिसमें सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन और डिफॉरेस्टेशन शामिल हैं। 10. लैंड एक्सेसिबिलिटी और लैंड यूज कॉन्फ्लिक्ट। लैंड एक्सेसिबिलिटी और लैंड यूज कॉन्फ्लिक्ट, जैसे एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट के बीच कंपटीशन, लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। 11. लैंड वैल्यूएशन। लैंड रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू लोकेशन, लैंड यूज पोटेंशियल और मार्केट डिमांड पर बेस्ड होती है। अब हम लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बात करेंगे। लैंड डिग्रेडेशन एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल एनवायरनमेंटल इशू है जिसका सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरनमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अब हम लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बात करेंगे। लैंड डिग्रेडेशन एक प्रोसेस है जिसमें बायोफिजिकल एनवायरनमेंट की वैल्यू अफेक्टेड होती है ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रोसेसेस के कारण। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है लैंड रिसोर्सेज की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी में डिटेरियरेशन। इसमें लैंड की कैपेसिटी डिक्लाइन होती है जो एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री, लाइफस्टॉक और इकोसिस्टम सर्विसेज को सपोर्ट करती है। अब हम लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेस के बारे में बात करेंगे। 1. डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन लैंड डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा कारण है। फॉरेस्ट सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं और सॉइल इरोजन को रोकता है। 2. अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के कारण एग्रीकल्चरल लैंड इम्पर्वियस सर्फेसेज में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे सॉइल सीलिंग और एरेबल लैंड की लॉस होती है। 3. सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन लैंड डिग्रेडेशन का दूसरा बड़ा कारण है। अपर लेयर ऑफ सॉइल का वॉशिंग अवे न्यूट्रिएंट्स को भी ले जाता है। 4. ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग से वेजिटेशन कवर डिप्लीशन होती है, सॉइल कंपैक्शन होता है और लैंड प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती है। 5. अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इंटेंसिव फार्मिंग मेथड्स से सॉइल क्वालिटी डिग्रेड होती है और फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है। 6. माइनिंग। माइनिंग से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, सॉइल इरोजन और टॉक्सिक सब्सटेंसेस का रिलीज होता है। इन सभी कॉजेस से लैंड डिग्रेडेशन होता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें समझने होंगे। अब हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज से प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, टेम्परेचर्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बदलते हैं, जो लैंड डिग्रेडेशन प्रोसेसेस को और भी बढ़ावा देते हैं। 8. सैलिनाइजेशन। एक्सेसिव इरिगेशन से सोल्ट्स का अक्यूमुलेशन होता है, जिससे सॉइल अनसूटेबल हो जाती है। 9. सॉइल पोल्यूशन। हैवी मेटल्स, केमिकल्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट से सॉइल अनफिट हो जाती है। 10. डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन एक वाइड स्प्रेड प्रोसेस है जिसमें एरिड, सेमी एरिड और ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज में लैंड डिग्रेडेशन होता है। 11. एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स। इन केमिकल्स का एक्सेसिव यूज लैंड डिग्रेडेशन का एक बड़ा कारण है। फ्लैट हम लैंड डिग्रेडेशन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे। 1. रिड्यूस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। लैंड डिग्रेडेशन से सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है, टॉप सॉइल इरोजन होता है और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी डिक्लाइन होती है। 2. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लैंड डिग्रेडेशन से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और फ्रैगमेंटेशन होता है, जिससे प्लांट और एनिमल स्पीशीज की लॉस होती है। 3. सॉइल इरोजन। लैंड डिग्रेडेशन से सॉइल इरोजन बढ़ता है, जिससे टॉप सॉइल की लॉस होती है और वाटर बॉडीज में सेडिमेंटेशन होता है। 4. डिजर्टिफिकेशन। लैंड डिग्रेडेशन से डिजर्टिफिकेशन होता है, जिससे वंस प्रोडक्टिव लैंड डेजर्ट लाइक हो जाती है। 5. वाटर स्कैर्सिटी। लैंड डिग्रेडेशन से नेचुरल वाटर साइकिल्स डिसरप्ट होते हैं, जिससे वाटर अवेलेबिलिटी डिक्लाइन होती है। ये सभी कॉन्सिक्वेंसेस हमें लैंड डिग्रेडेशन के इंपॉर्टेंस को समझने में मदद करते हैं। फ्लैट हम लैंड डिग्रेडेशन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में और बात करेंगे। 6. इंक्रीज्ड फ्लडिंग। डिग्रेडेड लैंड से रेन वाटर का अब्जॉर्प्शन और रिटेंशन नहीं होता, जिससे फ्लैश फ्लड्स और रिवर बैंक इरोजन का रिस्क बढ़ता है। 7. लॉस ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। लैंड डिग्रेडेशन से इकोसिस्टम्स की एबिलिटी डिक्लाइन होती है जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, पॉलिनेशन और वाटर प्योरिफिकेशन। 8. एयर पोल्यूशन। अरोडेड और डिग्रेडेड लैंड से डस्ट और पार्टिकुलेट मैटर जेनरेट होता है जो एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देता है। 9. इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। लैंड डिग्रेडेशन से एग्रीकल्चरल इनकम्स डिक्लाइन होती हैं, हेल्थ केयर कॉस्ट्स बढ़ती हैं और लाइवलीहुड्स की लॉस होती है। 10. सोशल डिस्प्लेसमेंट। लैंड डिग्रेडेशन से कम्युनिटीज़ को अपने होम्स को अबैंडन करना पड़ता है और रेफ्यूज की तलाश करनी पड़ती है। 11. क्लाइमेट चेंज। लैंड डिग्रेडेशन से स्टोर्ड कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है और लैंड की कैपेसिटी डिक्लाइन होती है जो कार्बन को सिक्वेस्टर करती है। फ्लैट हम लैंड डिग्रेडेशन को कॉम्बैट करने के मेथड्स, टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। 1. कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। इस अप्रोच में मिनिमल सॉइल डिस्टर्बेंस, परमानेंट सॉइल कवर और क्रॉप रोटेशन शामिल है। 2. अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। ट्रीज का प्लांटेशन और फॉरेस्ट्स का रेस्टोरेशन लैंड डिग्रेडेशन को कॉम्बैट करने में मदद करता है।
3. सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स, टेरेसिंग, कॉन्टोर फार्मिंग और बंदिंग जैसे मेथड्स सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं। ये सभी मेथड्स, टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज हमें लैंड डिग्रेडेशन को कॉम्बैट करने में मदद करते हैं। फ्लैट हम एग्रोफॉरेस्ट्री के बारे में बात करेंगे। एग्रोफॉरेस्ट्री में ट्रीज और श्रब्स को एग्रीकल्चरल सिस्टम्स में इंटीग्रेट किया जाता है, जो सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को एनहांस करता है और फार्मर्स के लिए इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करता है। और कुछ मेथड्स हैं। 1. क्रॉप रोटेशन और डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप टाइप्स को अल्टरनेट करना और कवर क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करना सॉइल डिग्रेडेशन को रिड्यूस करता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को इम्प्रूव करता है और पेस्ट और डिजीज साइकिल्स को डिसरप्ट करता है। 2. ड्राईलैंड फार्मिंग टेक्निक्स, एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन और लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज लैंड डिग्रेडेशन को मिटिगेट करता है। 3. टेरेसिंग, टेरेसिंग में स्लोप पर लेवल प्लेटफॉर्म्स बनाने होते हैं, जो वाटर रन ऑफ और सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है। 4. कॉन्टोर फार्मिंग, क्रॉप्स को कॉन्टोर लाइंस के साथ प्लांट करना वाटर फ्लो को स्लो करता है, सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है और सॉइल कंजर्वेशन को प्रमोट करता है। 5. ग्रासलैंड और पास्चर मैनेजमेंट, प्रॉपर ग्रेजिंग मैनेजमेंट, रोटेशनल ग्रेजिंग और डिग्रेडेड पास्चर्स का रिसीडिंग ओवर ग्रेजिंग को प्रिवेंट करता है और लैंड क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। 6. सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कॉम्पोस्टिंग और नेचुरल फर्टिलाइजर का यूज सॉइल फर्टिलिटी को एनहांस करता है और केमिकल इनपुट्स की ज़रूरत को रिड्यूस करता है। 7. वाटरशेड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट अप्रोचेस में वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, रन ऑफ का रिडक्शन और अपस्ट्रीम एरियाज का प्रोटेक्शन शामिल है। 8. पॉलिसी और लैंड यूज प्लानिंग, गवर्नमेंट्स और लोकल अथॉरिटीज सस्टेनेबल लैंड यूज को प्रमोट करने वाले पॉलिसीज को इनैक्ट और एनफोर्स कर सकते हैं। 9. एजुकेशन और अवेयरनेस, पब्लिक एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन्स कम्युनिटीज़ को सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। 10. रिसर्च और इनोवेशन, इनोवेटिव लैंड मैनेजमेंट टेक्निक्स, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप वैरायटीज़ और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में रिसर्च लैंड डिग्रेडेशन को कॉम्बैट करने में मदद कर सकता है। 11. इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ग्लोबल लेवल पर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स जैसे UNCCD रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने और लैंड डिग्रेडेशन को कॉम्बैट करने के लिए एक्शंस को कोऑर्डिनेट करने में मदद कर सकते हैं। 12. कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, लोकल कम्युनिटीज़ को लैंड मैनेजमेंट डिसीजंस में एंगेज करना और उन्हें नेसेसरी ट्रेनिंग और रिसोर्सेज प्रोवाइड करना लैंड डिग्रेडेशन कंट्रोल एफर्ट्स को एनहांस कर सकता है। फ्लैट हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। फॉरेस्ट रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो फॉरेस्ट से प्राप्त होते हैं, जैसे कि ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, वाटर और एयर। ये रिसोर्सेज इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन और ह्यूमन वेलबींग के लिए एसेंशियल हैं। इन रिसोर्सेज का उपयोग विभिन्न पर्पसेस के लिए किया जा सकता है, जैसे कि टिम्बर, फ्यूल, फूड, मेडिसिन और रिक्रिएशन। भारत में फॉरेस्ट रिसोर्सेज की एक समृद्ध विविधता है, जो देश के इकोलॉजिकल बैलेंस, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और करोड़ों लोगों की लाइवलीहुड्स के लिए महत्वपूर्ण है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में पेपर, प्लाईवुड, सैंडलवुड, टिम्बर, पोल्स, पल्प और मैचवुड, फ्यूलवुड, साल सीड्स, टेंडू लीव्स, गम्स और रेजिन्स, केन और रैटान, बैम्बू, ग्रास और फॉडर, ड्रग्स, स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स, हर्ब्स, कॉस्मेटिक्स, टैनिन्स etc. शामिल हैं। फ्लैट हम इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स के बारे में बात करेंगे। 1. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, फॉरेस्ट्स में लगभग 90% स्पीशीज जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स थ्राइव करते हैं। ये नेसेसरी हैबिटेट और बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। 2. क्लाइमेट रेगुलेशन, फॉरेस्ट्स ग्रीनहाउस गैसेस को अब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में मदद करते हैं। 3. ऑक्सीजन प्रोडक्शन, ट्रीज और प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो वाइल्ड लाइफ और ह्यूमंस के लिए एसेंशियल है। 4. एयर और वाटर क्वालिटी, फॉरेस्ट्स एयर और वाटर क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। 5. सॉइल हेल्थ, फॉरेस्ट सॉइल फर्टिलिटी और हेल्थ को कंट्रीब्यूट करते हैं। 6. वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, फॉरेस्ट्स वाटर फ्लो को रेगुलेट करते हैं और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को एनहांस करते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स को दर्शाते हैं और हमें इनकी प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन की ज़रूरत को समझने में मदद करते हैं। फ्लैट हम इरोजन कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। ट्रीज और प्लांट्स के रूट सिस्टम सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करते हैं, जिससे सॉइल इरोजन स्लोप्स पर रिड्यूस होता है और लैंडस्लाइड्स को प्रिवेंट किया जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स हैं। 1. हैबिटेट और फूड, फॉरेस्ट्स वाइल्ड लाइफ के लिए फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। 2. मेडिसिनल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट्स मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स का एक बड़ा सोर्स हैं। 3. इकोनॉमिक वैल्यू, फॉरेस्ट्स इकोनॉमी में टिम्बर और वुड प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, टूरिज्म और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के थ्रू सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं। 4. रिक्रिएशन और टूरिज्म, फॉरेस्ट्स आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसे हाइकिंग, कैंपिंग, बर्ड वॉचिंग और इको टूरिज्म के लिए पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं। 5.
कल्चरल और इंडिजिनस सिग्निफिकेंस, फॉरेस्ट्स इंडिजिनस और लोकल कम्युनिटीज़ के लिए कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यू रखते हैं। 6. एजुकेशन और रिसर्च, फॉरेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के लिए लिविंग लेबोरेटरीज हैं। 7. एस्थेटिक और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, फॉरेस्ट्स एस्थेटिक ब्यूटी और ट्रैंक्विलिटी प्रोवाइड करते हैं जो मेंटल वेलबींग और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। 8. ग्लोबल स्टेबलाइजेशन, फॉरेस्ट्स ग्लोबल स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन करते हैं वेदर पैटर्न्स को रेगुलेट करके, वाटरशेड्स को प्रिजर्व करके और नेचुरल डिजास्टर्स के इम्पैक्ट को रिड्यूस करके। A-फ्लैट हम डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात करेंगे। डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट्स का परमानेंट डिस्ट्रक्शन है। ये प्रोसेस ह्यूमंस द्वारा फॉरेस्ट्स को क्लियर या थिन करने का है। डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज हैं। 1. एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, एग्रीकल्चर के लिए लैंड की ज़रूरत डिफॉरेस्टेशन का एक बड़ा कॉज है। 2. अर्बनाइजेशन, सिटीज़ की ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फॉरेस्ट्स को क्लियर किया जाता है। 3. लॉगिंग, टिम्बर और वुड प्रोडक्ट्स के लिए फॉरेस्ट्स को कट किया जाता है। 4. माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए फॉरेस्ट्स को क्लियर किया जाता है। 5. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स, डैम्स और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेस्ट्स को क्लियर किया जाता है। ये सभी कॉजेज डिफॉरेस्टेशन को ड्राइव करते हैं और इसके एनवायरनमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। A-फ्लैट हम डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज के बारे में और बात करेंगे। 1. एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, फॉरेस्ट्स को क्लियर करके एग्रीकल्चरल लैंड बनाने का एक बड़ा कॉज है। 2. लाइवस्टॉक ग्रेजिंग, लाइवस्टॉक ग्रेजिंग के लिए फॉरेस्ट्स को क्लियर करने से फॉरेस्टेड लैंड की लॉस होती है। 3. लॉगिंग और टिम्बर हार्वेस्टिंग, टिम्बर और वुड प्रोडक्ट्स की डिमांड के कारण फॉरेस्ट्स को अनसस्टेनेबली लॉग किया जाता है। 4. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, रोड कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेस्ट्स को क्लियर किया जाता है। 5. माइनिंग और ऑयल एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के लिए फॉरेस्ट्स को क्लियर किया जाता है ताकि अंडरग्राउंड रिसोर्सेज तक पहुंचा जा सके। 6. कैटल रांचिंग, फॉरेस्ट्स को क्लियर करके कैटल रांचिंग के लिए पास्चरलैंड बनाया जाता है। 7. अर्बन एक्सपेंशन, सिटीज़ और टाउन्स के एक्सपेंशन के कारण नियरबाई फॉरेस्टेड एरियाज को क्लियर किया जाता है। 8. फायर, डेलिबरेट फॉरेस्ट फायर्स और अनकंट्रोल्ड वाइल्ड फायर्स से एक्सटेंसिव डिफॉरेस्टेशन होता है। 9. इलीगल लॉगिंग, इलीगल लॉगिंग से एक्सटेंसिव डिफॉरेस्टेशन और रेवेन्यू की लॉस होती है। 10. क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से फॉरेस्ट्स को स्ट्रेस पहुंचता है जिससे उन्हें पेस्ट्स और डिजीज आउटब्रेक्स के प्रति वल्नरेबल बनाया जाता है। A-फ्लैट हम डिफॉरेस्टेशन के एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। A-फ्लैट हम डिफॉरेस्टेशन के इम्पैक्ट्स के बारे में और बात करेंगे। 1. लॉस ऑफ हैबिटेट, फॉरेस्ट्स में 70% लैंड एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज रहते हैं। डिफॉरेस्टेशन से इनकी हैबिटेट की लॉस होती है। 2. इंक्रीज्ड ग्रीनहाउस गैसेस और क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड को सेक्वेस्टर करते हैं। डिफॉरेस्टेशन से स्टोर्ड कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। 3. सॉइल इरोजन, ट्रीज के रूट सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करते हैं। डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन बढ़ता है। 4. डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल्स, डिफॉरेस्टेशन से लोकल और रीजनल वाटर साइकिल्स डिसरप्ट होते हैं। 5. डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिजिनस और लोकल कम्युनिटीज़, डिफॉरेस्टेशन से इंडिजिनस और लोकल कम्युनिटीज़ को डिस्प्लेसमेंट का सामना करना पड़ता है। 6. लॉस ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, डिफॉरेस्टेशन से इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे क्लीन वाटर, एयर प्योरिफिकेशन और रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ की लॉस होती है। 7. इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल डिजास्टर्स, डिफॉरेस्टेशन से लैंडस्लाइड्स और फ्लडिंग की समस्या बढ़ती है। A-फ्लैट हम मिटिगेशन और कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में बात करेंगे। 1. सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, सस्टेनेबल लॉगिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना जो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। 2. रिफॉरेस्टेशन और अफॉरेस्टेशन, नए ट्रीज लगाना और डिग्रेडेड फॉरेस्टेड एरियाज को रीस्टोर करना। 3. प्रोटेक्टेड एरियाज, क्रिटिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स को सेफगार्ड करने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज और कंजर्वेशन रिजर्व्स एस्टैब्लिश करना। 4. फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम्स को सपोर्ट करना जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं। 5. पॉलिसी और रेगुलेशन, पॉलिसीज और रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करना जो इलीगल लॉगिंग को डिस्करेज करते हैं और फॉरेस्ट कंजर्वेशन को इंसेंटिवाइज करते हैं। ये सभी एफर्ट्स हमें डिफॉरेस्टेशन को मिटिगेट करने में मदद करते हैं और फॉरेस्ट्स की कंजर्वेशन को प्रमोट करते हैं। A-फ्लैट हम वाटर रिसोर्सेज के बारे में और बात करेंगे। 1. फ्रेश वाटर वो वाटर है जो डिसॉल्व सोल्ट्स की कम मात्रा में रखता है और ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए उपयुक्त है। 2. ओशंस और सीज, एनर्जी सोर्सेज जैसे टाइडल और वेव पावर प्रोवाइड करते हैं। 3. सरफेस वाटर में रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स और रिजर्वॉयर्स शामिल हैं।
ये वाटर बॉडीज ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, इंडस्ट्रियल यूज, ट्रांसपोर्टेशन और रिक्रिएशन के लिए एसेंशियल सोर्सेज हैं। 4. ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर वो वाटर है जो अर्थ की सरफेस के नीचे एक्वाफर्स में स्टोर होता है या ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक क्रिटिकल सोर्स है और इकोसिस्टम्स को मेंटेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्लैट हम सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर के ओवर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करेंगे। यूज ऑफ सरफेस वाटर जैसे रिवर्स, लेक्स और स्ट्रीम्स ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और रिक्रिएशन के लिए एक क्रिटिकल सोर्स है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरफेस वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन टैब होता है जब विथड्रॉल रेट नेचुरल रिप्लेनिशमेंट रेट से अधिक हो जाता है या एक्सेसिव वाटर विथड्रॉल्स के कारण हो सकता है, जैसे एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट के लिए। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन टैब होता है जब विथड्रॉल रेट रिचार्ज रेट से अधिक हो जाता है या एक्सेसिव वाटर विथड्रॉल्स के कारण हो सकता है, जैसे एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट के लिए। ये सभी इश्यूज हमें वाटर रिसोर्सेज के मैनेजमेंट और कंजर्वेशन की ज़रूरत को समझने में मदद करते हैं। फ्लैट हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर के बारे में और बात करेंगे। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर टैब होता है जब पंपिंग की रेट नेचुरल रिप्लेनिशमेंट की रेट से अधिक हो जाती है। इससे वाटर टेबल्स की घटना, वेल यील्ड्स की कम और लैंड सबसाइडेंस हो सकता है। सॉल्ट वाटर इंट्रूजन भी हो सकता है जब ओवर पंपिंग से एक्वाफर का प्रेशर कम हो जाता है और सॉल्ट वाटर इंट्रूड कर लेता है, जिससे वाटर सोर्स अनयूजेबल हो जाता है। फ्लैट हम एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर के बारे में बात करेंगे। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरफेस और ग्राउंड वाटर के सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, वाटर क्वालिटी की कम और इकोसिस्टम्स पर नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। सोशली, इससे कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर रिसोर्सेज, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेस की कम और वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को नुकसान हो सकता है, खासकर एरिड रीजन्स में। फ्लैट हम मिटिगेशन और सस्टेनेबल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज एसेंशियल हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन को मिटिगेट करने के लिए। इसमें सस्टेनेबल विथड्रॉल लिमिट्स सेट करना, वाटर यूज एफिशिएंसी मेजर्स इंप्लीमेंट करना और वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करना शामिल है। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इकोसिस्टम्स और कम्युनिटीज़ के नीड्स को कंसिडर करता है और सरफेस और ग्राउंड वाटर के सस्टेनेबल यूज़ के लिए क्रूशियल है। मॉनिटरिंग और रेगुलेशन ऑफ वाटर यूज़, साथ ही पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स इन इश्यूज़ को एड्रेस करने में मदद कर सकते हैं। फ्लैट हम क्लाइमेट चेंज कंसिडरेशंस के बारे में बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज वाटर स्कैर्सिटी को बढ़ा सकता है और प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स को ऑल्टर कर सकता है, जिससे सरफेस और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को सस्टेनेबली मैनेज करना और भी क्रूशियल हो जाता है। फ्लैट हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। एनर्जी रिसोर्सेज सब्सटेंसेज या फिनोमिना हैं जो यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये पावरिंग होम्स, इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एसेंशियल हैं। फ्लैट हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में और बात करेंगे। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। 1. फॉसिल फ्यूल्स। कोल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए उपयोग किया जाता है। ऑयल, पेट्रोलियम, ट्रांसपोर्टेशन और हीटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। नेचुरल गैस, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और व्हीकल्स के लिए उपयोग किया जाता है। 2. न्यूक्लियर एनर्जी। यूरेनियम, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। 1. सोलर एनर्जी, फोटोवोल्टेइक सेल्स द्वारा सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। 2. विंड एनर्जी, विंड टर्बाइन्स द्वारा विंड की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। 3. हाइड्रो पावर, डैम्स और रिवर्स में वाटर की मूवमेंट द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। 4. बायोमास एनर्जी, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को बर्न करके या बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट करके हीट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। 5. जियोथर्मल एनर्जी, अर्थ के इंटीरियर की हीट द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और हीटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। 6. टाइडल और वेव एनर्जी, ओशन में टाइड्स और वेव्स की मूवमेंट द्वारा एनर्जी हार्नेस की जाती है। फ्लैट हम बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। बायोडाइवर्सिटी यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अर्थ पर लाइफ फॉर्म्स की वैरायटी और वेरिएबिलिटी को दर्शाता है। इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इन स्पीशीज के अंदर जेनेटिक डिफरेंसेस शामिल हैं, साथ ही इकोसिस्टम्स और इकोलॉजिकल प्रोसेसेस भी। बायोडाइवर्सिटी एक फंडामेंटल कंपोनेंट है नेचुरल वर्ल्ड का और यह प्लैनेट की हेल्थ और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में एक क्रूशियल रोल निभाता है। फ्लैट हम बायोडाइवर्सिटी के फीचर्स के बारे में और यह बायोडाइवर्सिटी का एक एस्पेक्ट है जो अलग अलग स्पीशीज की संख्या और वैरायटी पर ध्यान देता है। 2. जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक
स्पीशीज़ के अंदर पाई जाती है, या स्पीशीज़ की अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस को बढ़ावा देता है। 3. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी अर्थ पर पाए जाने वाले अलग अलग इकोसिस्टम्स और हैबिटेट्स की वैरायटी को दर्शाता है। 4. फंक्शनल डाइवर्सिटी। यह एस्पेक्ट अलग अलग स्पीशीज़ द्वारा निभाए जाने वाले फंक्शंस और रोल्स पर ध्यान देता है। 5. कल्चरल और सोशल इंपॉर्टेंस। बायोडाइवर्सिटी केवल इकोलॉजिकली हाई नहीं बल्कि कल्चरली और सोशली भी महत्वपूर्ण है। A-फ्लैट हम एंडेंजर्ड और एंडेमिक स्पीशीज़ ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। 1. बंगाल टाइगर पैंथेरा टाइग्रस। टाइग्रस बंगाल टाइगर इंडिया का एक आइकॉनिक और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। 2. इंडियन एलिफेंट अलेफास मैक्सिमस इंडिकस। इंडियन एलिफेंट भी एक आइकॉनिक और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। 3. एशियाटिक लायन पैंथेरा लियोपर्सिका। एशियाटिक लायन केवल गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। 4. स्नो लेपर्ड पैंथेरा एंसिया। स्नो लेपर्ड इंडिया के हाई माउंटेन रीजन्स में पाया जाता है और वल्नरेबल स्पीशीज़ है। 5. रेड पैंडा आइलोरस फल्जेंस। रेड पैंडा ईस्टर्न हिमालयस और वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है और वल्नरेबल स्पीशीज़ है। ये सभी स्पीशीज़ इंडिया की बायोडाइवर्सिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनकी कंजर्वेशन की ज़रूरत है। A-फ्लैट हम एंडेंजर्ड और एंडेमिक स्पीशीज़ के बारे में और बात करेंगे। एंडेंजर्ड और एंडेमिक स्पीशीज़। 1. लायन टेल्ड मकाक मकैका साइलनस तारानकन। या एंडेमिक स्पीशीज़ वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और फ्रैगमेंटेशन के कारण यह एंडेंजर्ड है। 2. इंडियन राइनोसरस। राइनोसरस अनकोनस तारानकन। इंडियन राइनोसरस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम और नॉर्दर्न इंडिया में पाया जाता है। पोचिंग और हैबिटेट लॉस के कारण यह वल्नरेबल है। 3. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर्डियोटस निग्राइसेप्स तारानकन। या बर्ड स्पीशीज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और प्राइमरीली पार्ट्स ऑफ राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। हैबिटेट डिग्रेडेशन और हंटिंग के कारण यह थ्रेटेंड है। 4. अंडमान निकोबार मेगापोड। मेगापोडियस निकोबारियंसिस तारानकन। यह बर्ड एंडेमिक है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। हैबिटेट लॉस और प्रेडेशन के कारण यह थ्रेटेंड है। 5. पाम सिवट पैराडॉक्सुरस हर्माफ्रोडाइटिस तारानकन। पाम सिवट की कई स्पीशीज़ इंडिया में पाई जाती हैं और कुछ एंडेंजर्ड हैं। हैबिटेट लॉस और पोचिंग फॉर पेट ट्रेड के कारण यह थ्रेटेंड है। 6. लायन टेल्ड मकाक मकैका साइलनस तारानकन। यह मंकी स्पीशीज़ एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स में और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। हैबिटेट लॉस के कारण यह थ्रेटेंड है। 7. पर्पल फ्रॉग नसिकाबात्राचस सह्याड्रेंसिस तारानकन। यह फ्रॉग एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स में और एंडेंजर्ड है। बरोइंग बिहेवियर के लिए यह जाना जाता है। कंजर्वेशन एफर्ट्स। 1. प्रोटेक्टेड एरियाज नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज और कंजर्वेशन रिजर्व्स के माध्यम से एंडेंजर्ड और एंडेमिक स्पीशीज़ को सेफगार्ड किया जा सकता है। 2. हैबिटेट रेस्टोरेशन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन के कारण नुकसान पहुंचने वाले इकोसिस्टम्स को रिस्टोर किया जा सकता है। 3. एंटी पोचिंग मेजर्स। पोचिंग को रोकने के लिए एंटी पोचिंग मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। 4. रेजिंग अवेयरनेस। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के महत्व के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने से लोगों को एंडेंजर्ड और एंडेमिक स्पीशीज़ को सेफगार्ड करने में मदद मिल सकती है। थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। 1. हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस बायोडाइवर्सिटी का एक बड़ा और परवेसिव थ्रेट है। 2. पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी के लिए एक सीवियर थ्रेट है। 3. क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज बायोडाइवर्सिटी पर एक बड़ा थ्रेट है। 4. तारानकन पोल्यूशन। पोल्यूशन बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट है। 5. तारानकन ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट है। 6. इन्वेसिव स्पीशीज़। इन्वेसिव स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट है। 7. ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट है। A-फ्लैट हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स और बायोलॉजिकल इन्वेजन्स के बारे में और बात करेंगे। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स टैब होता है जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ और वाइल्ड लाइफ के बीच नेगेटिव इंटरैक्शन होता है जिससे ह्यूमंस एनिमल्स या दोनों को नुकसान पहुंचता है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैबिटेट लॉस कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज और चेंजेस इन एनिमल बिहेवियर के कारण हो सकते हैं। बायोलॉजिकल इन्वेजन्स। बायोलॉजिकल इन्वेजन्स टैब होता है जब नॉन नेटिव ऑर्गेनिजम्स नए एनवायरनमेंट्स में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जहां वे एस्टैब्लिश और स्प्रेड हो जाते हैं और नेटिव इकोसिस्टम्स स्पीशीज़ और ह्यूमन इंटरेस्ट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। ये इन्वेसिव स्पीशीज़ इकोलॉजिकल इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट्स के कारण सिग्निफिकेंट नुकसान पहुंचा सकते हैं। A-फ्लैट हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में और बात करेंगे। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी की वैरायटी और वेरिएबिलिटी को प्रिजर्व, मैनेज और रिस्टोर करने का काम है। इसमें स्पीशीज़, जीन्स, इकोसिस्टम्स और इकोलॉजिकल प्रोसेसेस की डाइवर्सिटी शामिल है।
कंजर्वेशन एफर्ट्स एसेंशियल हैं ताकि प्लैनेट की हेल्थ और स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके और फ्यूचर जनरेशंस बायोडाइवर्सिटी के सर्विसेज और रिसोर्सेज से बेनिफिट उठा सकें। ए फ्लैट हम इन सिचु कंजर्वेशन के बारे में और बात करेंगे। इन सिचु कंजर्वेशन स्पीशीज और इकोसिस्टम्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करने का काम है। इस अप्रोच का उद्देश्य बायोडाइवर्सिटी को नेटिव कॉन्टेक्स्ट में प्रोटेक्ट और मैनेज करना है। ए फ्लैट हम इन सिचु कंजर्वेशन के की फीचर्स और मेथड्स के बारे में और बात करेंगे। की फीचर्स और मेथड्स। 1. प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स और मरीन सैंक्चुअरीज एस्टैब्लिश करके बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सकता है। 2. हैबिटेट रेस्टोरेशन, डिग्रेडेड हैबिटेट्स को रिस्टोर करके नेटिव इकोसिस्टम्स को रिवाइव किया जा सकता है। 3. सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज और अदर रिसोर्स डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में मदद करते हैं। 4. इंडिजिनस एंड लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, लोकल कम्युनिटीज और इंडिजिनस पीपल्स को कंजर्वेशन एफर्ट्स में इन्वॉल्व करके बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सकता है। ए फ्लैट हम एक्स सिचु कंजर्वेशन के बारे में और बात करेंगे। एक्स सिचु कंजर्वेशन में स्पीशीज को कैप्टिविटी में या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में मेंटेन किया जाता है। ये मेजर्स रेयर या एंडेंजर्ड स्पीशीज के एक्सटिंक्शन के खिलाफ इंश्योरेंस का काम करती हैं। एक्स सिचु कंजर्वेशन मेथड्स। 1. जूज एंड एक्वेरियम्स, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम जूज और एक्वेरियम्स में एंडेंजर्ड स्पीशीज के जेनेटिकली डाइवर्स पॉपुलेशंस को मेंटेन करने के लिए और उन्हें वाइल्ड में रीइंट्रोड्यूस करने के लिए। 2. बोटानिकल गार्डन्स, प्लांट्स को बोटानिकल गार्डन्स और सीड बैंक्स में एक्स सिचु कंजर्वेशन के लिए रखा जाता है। सीड्स, टिश्यू सैंपल्स और लिविंग स्पेसिमेंट्स को फ्यूचर यूज, रिसर्च और कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए स्टोर किया जाता है। 3. कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम स्पीशीज के लिए जो वाइल्ड में कंजर्व करने में मुश्किल हैं, जैसे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोचिंग या अन्य थ्रेट्स। ऑफस्प्रिंग को वाइल्ड में रिलीज किया जा सकता है अगर कंडीशंस ठीक हों। 4. जेनेटिक बैंक्स, जेनेटिक मटेरियल जैसे स्पर्म, एग्स, एम्ब्रियोज और डीएनए को फ्यूचर यूज, ब्रीडिंग या जेनेटिक रिसर्च के लिए स्टोर किया जाता है। 5. तारांकन क्रायोप्रेजर्वेशन, रिप्रोडक्टिव सेल्स या एम्ब्रियोज को फ्रीज करके प्रिजर्व किया जाता है ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी और जेनेटिक मटेरियल को फ्यूचर के लिए मेंटेन किया जा सके। 6. असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक्स, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या अन्य असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज को एंडेंजर्ड स्पीशीज को ब्रीड और कंजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। ए फ्लैट हम इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज के बारे में और बात करेंगे। इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज। इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज जो इकोसिस्टम्स के फंक्शनिंग के लिए इंटीग्रल हैं और ह्यूमन वेलबींग के लिए क्रूशियल हैं। ये वैल्यूज इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एथिकल, एस्थेटिक और इंफॉर्मेशनल डायमेंशंस में कैटेगराइज किए जा सकते हैं। इकोलॉजिकल वैल्यूज। 1. रेगुलेशन ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस, इकोसिस्टम्स और बायोडाइवर्सिटी एसेंशियल प्रोसेसेस जैसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, वाटर प्योरिफिकेशन और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन को रेगुलेट करती हैं, जो लाइफ ऑन अर्थ के मेंटेनेंस के लिए क्रिटिकल हैं। 2. रेजिलियंस एंड अडेप्टेशन, बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम्स की रेजिलियंस को बढ़ाता है डिफरेंट ट्रेट्स के स्पीशीज प्रोवाइड करके, जिससे उन्हें एनवायरनमेंटल चेंजेस और डिस्टर्बेंसेस के अडेप्ट करने की एबिलिटी बढ़ती है। 3. बायोटिक इंटरैक्शंस, बायोडाइवर्सिटी कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स जैसे प्रेडेशन, म्यूचुअलिज्म और कॉम्पिटिशन को सपोर्ट करती है, जो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करती हैं। ए फ्लैट हम इकोनॉमिक वैल्यूज के बारे में और बात करेंगे। इकोनॉमिक वैल्यूज। 1. अंडरस्कोर प्रोविजनिंग सर्विसेज अंडरस्कोर, इकोसिस्टम्स और बायोडाइवर्सिटी वैल्यूएबल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज और फार्मास्यूटिकल्स। 2. अंडरस्कोर टूरिज्म एंड रिक्रिएशन अंडरस्कोर, नेचुरल लैंडस्केप्स, वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी टूरिज्म इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करती हैं, जिससे रीजन्स और कम्युनिटीज को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलती हैं। 3. अंडरस्कोर पॉलिनेशन एंड पेस्ट कंट्रोल अंडरस्कोर, बायोडाइवर्सिटी पर्टिकुलरली पॉलिनेटर्स और नेचुरल प्रेडेटर्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और पेस्टिसाइड के नीड को रिड्यूस करता है। 4. अंडरस्कोर जेनेटिक रिसोर्सेज अंडरस्कोर, बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक मटेरियल का सोर्स है क्रॉप ब्रीडिंग, लाइफ स्टॉक इंप्रूवमेंट और फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट के लिए। सोशल वैल्यूज। 1. अंडरस्कोर फूड सिक्योरिटी अंडरस्कोर, इकोसिस्टम्स फूड रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, जिससे ह्यूमन पॉपुलेशंस के न्यूट्रिशनल नीड्स को सपोर्ट किया जाता है। 2. अंडरस्कोर कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस अंडरस्कोर, बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल लैंडस्केप्स कल्चरल, स्पिरिचुअल और ट्रेडिशनल वैल्यू होल्ड करती हैं मैनी कम्युनिटीज और इंडिजिनस पीपल्स के लिए। 3. अंडरस्कोर रिक्रिएशन एंड वेलबींग अंडरस्कोर, नेचुरल एरियाज में रिक्रिएशन और आउटडोर एक्टिविटीज के लिए एक्सेस फिजिकल और मेंटल वेलबींग को कंट्रीब्यूट करता है। 4. अंडरस्कोर साइंटिफिक नॉलेज अंडरस्कोर,
बायोडाइवर्सिटी साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेंशियल है, जिससे लाइफ और नेचुरल वर्ल्ड के बारे में हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। एथिकल वैल्यूज़। 1. इंट्रिंसिक वैल्यू लोग बिलीव करते हैं कि ऑल स्पीशीज इंट्रिंसिक वैल्यू और एग्जिस्टेंस का राइट होल्ड करती हैं, ह्यूमंस के यूटिलिटी से इंडिपेंडेंट। 2. स्टुअर्डशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिकल कंसिडरेशंस ऑफन रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम्स और बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करती हैं। एस्थेटिक वैल्यूज़। 1. सीनिक ब्यूटी नेचुरल लैंडस्केप्स, डाइवर्स इकोसिस्टम्स और वैरायटी ऑफ स्पीशीज एस्थेटिक एंजॉयमेंट ऑफ एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट करती हैं। 2. आर्ट एंड कल्चर बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल सेटिंग्स ने आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक और कल्चरल एक्सप्रेशंस को इंस्पायर किया है हिस्ट्री के थ्रू। इंफॉर्मेशनल वैल्यूज़। 1. साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी साइंटिफिक रिसर्च के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, जिससे वेरियस फील्ड्स में एडवांसेस होते हैं, जैसे इकोलॉजी, जेनेटिक्स और मेडिसिन। 2. एजुकेशन एंड अवेयरनेस बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम्स वैल्यूएबल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं नेचुरल वर्ल्ड और एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन के बारे में सीखने के लिए।